नमस्कार, मैं संदीप सर। आज क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर आए हैं। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि पहले आप खुद एक बार ट्राई करें इस उत्तर को या इस क्वेश्चन को, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ, और फिर मिलाएं आपकी क्या क्या आपने गलतियां की है या कौन सी चीज़ आप ऐड करना भूल गए। ये भी प्रश्न यूपीएससी में आया हुआ है, 2021 में आया है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है ये। और क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। ये एक बात ध्यान रखेंगे, यह 250 वर्ड्स का है। ओके, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि यह एक 250 वर्ड्स का है, तो इसको ध्यान रखेंगे, यानी 15 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू द इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। बहुत स्ट्रेट है। भारतीय विरासत और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के प्रमुख योगदान की चर्चा करें। गुप्ता और चोला, आपको पता ही है कि गुप्तास को तो नॉर्थ इंडिया की डायनेस्टी है, गोल्डन एरा कहा जाता है एंसेंट इंडिया का, और चोलास बहुत फेमस है खासकर अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए साउथ इंडिया में, और बहुत सारी बातें और भी जो अभी हम लोग देखेंगे। ऐसे प्रश्न में आप हमेशा यह बात का ध्यान रखें कि जब 250 नंबर का क्वेश्चन हो और दो डायनेस्टीज दी हुई हो तो एक छोटा इंट्रोडक्शन बनता है, इसलिए यहां पर आप एक इंट्रोडक्शन दें। यानी यदि मैं कहूं फर्स्ट पैरा और फर्स्ट पार्ट जो भी आपको समझ में आए मेरी बातें, तो आप फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में इंट्रोडक्शन, जिसको मैं कहता हूं परिचय या भूमिका, आप जरूर दें। और इसमें यह कोशिश करें कि इसको 40 वर्ड्स से ऊपर नहीं ले जाना है, एकदम उससे कम में ले जाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा गुप्तास के बारे में कहें, से समथन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, गुप्तास के बारे में कहें। इनका बेसिकली एंसेंट इंडिया की डायनेस्टी, एंसेंट इंडिया आप ये मेंशन करें। फिर आप ये भी इनका टाइम पीरियड भी दे सकते हैं, 300 AD टू 550 AD आप दे सकते हैं। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि फाउंडर दे सकते हैं, फाउंडर का नेम आप दे सकते हैं श्री गुप्ता। यू कैन राइट द नेम ऑफ फाउंडर ऑल्सो। ओके, और यदि आप और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि दे वर द फ्यूडरल्स ऑफ कुशाणा। कुषाण के ये लोग क्या थे, फ्यूडरल्स थे, सामंत थे। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चोलास का भी आप इंट्रोडक्शन में दीजिए। मैं ऐसे लिख रहा हूं एक ही पेज पर, आप ऐसे नहीं, ऐसे और ऐसे लिखेंगे, साथ ही एक पैराग्राफ में लिखेंगे। पहले आप गुप्तास को डिफाइन कर दें, उसका इंट्रोडक्शन दें, फिर चोलास का दीजिएगा कि साउथ इंडिया की मेजर डायनेस्टी थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी साउथ इंडिया का, है ना। टाइम पीरियड देना चाहें तो दे भी सकते हैं, यदि भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपके नंबर नहीं कमेंगे, याद रखिएगा। 848 AD 1279 AD। आप चाहें तो यहां पर फाउंडर का नाम आप दे सकते हैं, फाउंडर यानी संस्थापक, विजयालय। आप चाहें तो यहां पर फिर मैंने कहा कि ये भी पहले किसी के फ्यूडरल्स थे, सामंत थे, यानी पल्लवास, तो ये भी पल्लवों के सामंत थे, इससे पहले पल्लव थे। तो ये छोटा सा एक ब्रीफ डिस्कशन चोला और गुप्ता का जरूर अपने इंट्रोडक्शन में आप दें। फिर सेकेंड पार्ट में आते हैं, और सेकेंड पार्ट में यहां पर ध्यान रखेंगे कि हम लोग पहले गुप्तास का दे देते हैं, गुप्तास कंट्रीब्यूशन इन कल्चर एंड हेरिटेज। कल्चर और हेरिटेज में क्या गुप्तास का रोल रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसको भी आप देंगे। सबसे पहला जो कल्चर और हेरिटेज में आप लिख सकते हैं कि बेसिकली रिवाइवल ऑफ
ब्राह्मण रिलीजन या ब्राह्मण रिलीजन। रिवाइवल ऑफ ब्राह्मण रिलीजन एक बहुत बड़ी बात थी। ब्राह्मण धर्म का दोबारा से पुनरुत्थान हुआ इनके काल में, क्योंकि आप देखेंगे कि वैदिक पीरियड में तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन फिर जब महाजनपद एरा आया तो फिर बौद्ध और जैन डोमिनेट कर जाते हैं। मौर्यंस में आइए तो उन्होंने जबरदस्त पैट्रोनेज दिया, संरक्षण दिया अदर रिलीजन को। आपको पता है कि चंद्रगुप्त जैन हो गए, बिंदुसार आजीवक, अशोका तो पहले बुद्ध, फिर बाद में उन्होंने अपना एक धर्म बना लिया। लेटर मौर्यन पीरियड में आप जाएंगे तो पता चलेगा बहुत सारे फॉरेन रूलर्स थे। तो जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया, डेवलपमेंट बहुत लिमिटेड रहा और पीछे ही गया। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि रिवाइवल ऑफ द ब्राह्मण रिलीजन हुआ है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान हुआ है कंट्रीब्यूशन ऑफ द रूलर्स। ओके, रूलर्स का कंट्रीब्यूशन, शासकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कई टेम्पल्स को बनाए हैं, उन्होंने ब्राह्मणों को पैट्रोनेज दिया है, साथ ही साथ उनके टाइटल्स आप उठा करके देखें, जैसे चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइटल है वह देवराज है, देवगुप्त है। समुद्रगुप्त को देखें तो उसने अश्वमेघ यजना किया, द ग्रेट सेक्रीफाइस। ये सब क्या बोला जाता है? ये सब बोला जा रहा है कि क्योंकि आपको मौर्यन एंड लेटर मौर्यन पीरियड में आपको सुनने को नहीं मिलेगा अश्वमेघ। ठीक है, उस समय शुंगा ने बहुत कुछ किया, लेकिन उतना नहीं रिवाइव करा पाए जितना इस पीरियड में होगा, और बहुत सारे कारण भी हैं इसके रिवाइव होने के। तो पहला पॉइंट तो है कि रिवाइवल ऑफ द ब्राह्मण रिलीजन। ओके, और एक तरह से कहा जाए कि यहां पर आपको एक चीज और भी मिलेगा, वो यह है कि यहीं से कहीं ना कहीं हिंदू फिलॉसफी बाहर निकला है, यहीं से हिंदू धर्म अपने पूर्णता को प्राप्त किया। तो जो भी चीज यहाँ पर ऐड हुआ ब्राह्मण धर्म में, जिसको आप सनातन धर्म कहते हैं, वही आगे फर्दर कंटिन्यू रहा। तो ठीक है, पहला पॉइंट ब्राह्मण रिलीजन। आप हिंदू रिलीजन मत लिखिएगा क्योंकि ये वर्ड यूज नहीं हुआ है एंशिएंट इंडिया में, आप सनातन लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। Once again, Sanskrit became the official language or the most important language of the society. इस पीरियड में आकर संस्कृत दोबारा से उस प्रतिष्ठा को प्राप्त किया जो पहले खो गया था, क्योंकि इससे पहले प्राकृत और पाली यही ज्यादातर डोमिनेट किए हुए हैं। संस्कृत धीरे धीरे पीछे चला गया, और यहां पर देखा जाए तो दोबारा से संस्कृत का रिवाइव किया गया। सच्चाई ये है कि गुप्तास का ऑफिशियल लैंग्वेज था, ये ऑफिशियल लैंग्वेज था। फिर इस पीरियड में कई राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कालिदास ने बहुत सारी बुकें लिखी जो संस्कृत में थी। तो दोबारा से आप देखेंगे कि इस पीरियड में आकर के संस्कृत लैंग्वेज रीस्टैब्लिश्ड हुआ। ओके, एक तो रूलर्स का कंट्रीब्यूशन, फिर उस समय के लिटरेचर्स। ओके, आगे थर्ड पॉइंट में हम लोग ये बात देखेंगे कि इस पीरियड में यदि कहा जाए कि 6 philosophy of Hinduism came and established। यदि कहा जाए वो 6 दर्शन, जैसे मैं आपसे कहूं 6 दर्शन, 6 फिलॉसफी जो हिंदू धर्म के हैं, सांख्य है ना, पूर्व मीमांसा आप पढ़ते हैं, वैशेषिक पढ़ते हैं, वो इसी पीरियड में एक तरह से आई भी, और इसी पीरियड में आकर वो पूर्णतः स्टैब्लिश हुई। तो हिंदू धर्म से संबंधित जो 6 फिलॉसफी हैं वो भी गुप्ता पीरियड में ही एक तरह से स्टैब्लिश्ड हुए, आए भी और स्टैब्लिश भी हुए।
और इसका बहुत मेजर रोल है। आप 6 फिलॉसफी जो है आप जरूर इसको पढ़िएगा। योग है, सांख्य है, मीमांसा है, वैशेषिक है, तो आप इसको अपना देख लीजिएगा। पीटी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कौन किससे रिलेटेड है पूछा जाता है। आगे चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है कि इसी पीरियड में बहुत महान महान बुक आए, जैसे कि रामायण, एंड महाभारत। रामायण और महाभारत जैसे एपिक बुक या माइथोलॉजिकल बुक इसी पीरियड में आए। और याद रखें ये सब संस्कृत लैंग्वेज में थे, तो संस्कृत का भी डेवलपमेंट हुआ। चूंकि ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड थे तो इसका भी एक मेजर रोल रहा ब्राह्मण धर्म के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका एग्जाम्पल आप पहले आप दोनों में आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा। तो रामायण और महाभारत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड की ग्लोरी में इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, ये दोनों ही बुकें पुराने इंसिडेंट्स से रिलेटेड है, लेकिन इस पीरियड में आकर ये लिखे गए 100% कंपाइल हुए। ठीक है, चलिए आगे अगले पॉइंट पर आते हैं। 5th पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, 5th पॉइंट जो है वो आप देखेंगे कि इस पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्ट स्टार्ट हुआ। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। टेम्पल आर्किटेक्ट जो है वो इसी पीरियड में शुरू हुआ, इससे पहले कभी टेम्पल नहीं बने हैं। ठीक है, टेम्पल स्टोन के भी बनते थे और ब्रिक्स के भी बनते थे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आप देंगे, जैसे स्टोन का है देवगढ़, दशावतार, देवगढ़ दशावतार टेम्पल जो है आपको पता है विष्णु का टेम्पल, ये झांसी में है। ये एक तरह से कहा जाए कि यह एक स्टोन से बना हुआ टेम्पल है। वैसे ही यदि मैं आपसे कहूं सिरपुर टेम्पल जो है ये ब्रिक से बना हुआ था। लेकिन यहां पर यह ध्यान देना है कि जब आप पढ़े तो आप ये जरूर लिखें कि जनरली टेम्पल जो थे वो स्टोन से ही बनते थे, यानी मैक्सिमम टेम्पल स्टोन के ही है जनरली। ओके, कुछ टेम्पल्स जो है वो ब्रिक्स के बने हैं। ठीक है, और बहुत सारा और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बहुत सारे टेम्पल बने हैं उस पीरियड में। दूसरा पॉइंट, यहां पर जब आप टेम्पल दे रहे हो तो आप जरूर इसका जल्दी से फिगर बना लीजिएगा। ओके, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और क्यों? क्योंकि आप इसमें बहुत सारी चीजों को आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं एग्जामिनर को कि आपको पता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि नॉर्थ, एक और 1 मिनट, तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे वो यह है कि नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल बना, जिसके स्टार्ट गुप्तों ने किया था। याद रखें, इंडिया में टेम्पल गुप्ताज ने शुरू किया, लेकिन गुप्ताज ने जो टेम्पल शुरू किया वो नॉर्थ इंडिया में किया। और नॉर्थ इंडिया में जो गुप्ताज ने टेम्पल शुरू किया उस स्टाइल को बोलते हैं टेम्पल आर्किटेक्ट को नागरा स्टाइल, यानी नागर शैली। जो उन्होंने स्टार्ट किया वो नागर शैली में शुरू किया था। नागर शैली के टेम्पल, यानी कि नॉर्थ इंडिया के टेम्पल को नागर शैली में कहा जाता है। एक बात ध्यान रखेंगे कि जो नागर शैली में टेम्पल बने हैं उसमें जो शिखर है वो रेखीय शिखर है। इस टाइप का चारों बगल से ऐसे सीधा उठा दो ऊपर तो वो हुआ, उसको रेखीय बोलते हैं, कॉनिकल टावरों के या कॉनिकल शिखर। मंदिर के साथ में कुछ मंडप भी लगे होते थे। किसी को महामंडप कहते थे, किसी को अर्ध मंडप कहते थे। लेकिन एक बड़ी बात यह थी कि ये जो टेम्पल हुआ करता था, ये जो टेम्पल बना है ये एक प्लेटफॉर्म पर बनता था, मतलब एक चबूतरे पर, एक हाई प्लेटफॉर्म पर बनाता था। इसको बोलते थे जगाती। इसे कई जगह अधिष्ठान भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे।
मंदिर का जो ये मेन पार्ट है, यहीं पर अंदर में गर्भगृह होता था और यहीं पर मूर्ति रखी जाती थी। आप ध्यान रखेंगे, जहां पर मूर्ति रखी जाती है उस एरिया को क्या बोलते हैं, मंदिर के, उसको बोलते हैं गर्भगृह। याद रखेंगे, ठीक है। आगे, और ये गर्भगृह के और चारों बगल जो वर्शिप करने जाते थे वो चारों बगल घूमते थे पूजा करने के बाद। इसको बोला जाता था प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। ये ऊपर वाला ये जो दो है इसको बोलते थे अमलाक। अमलाका, ये ऊपर में हो गया कलश। चूंकि प्लेटफॉर्म पर घर बनाए जाते थे, मंदिर बनाए थे सॉरी, तो ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर होना बहुत जरूरी है। तो आपको देखने में आ गया क्या क्या बातें थी, आपने बता भी दिया एग्जामिनर को कि आप जानते हैं क्या है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत जरूर बताएंगे। और आप तो टेम्पल आर्किटेक्ट शुरू हुआ, कुछ एग्जाम्पल देंगे और फिगर भी जरूर बनाएंगे। अगले पॉइंट पर आते हैं। कौन सा पॉइंट था ये 5th था। अब हम लोग आते हैं 6 नंबर पॉइंट पर। ओके, 6 नंबर पॉइंट पर हम लोग आते हैं। इस पीरियड में आप एक और भी चीज देखेंगे कल्चर में, डेवलपमेंट में जो आप देखेंगे वो यह है कि एक कल्चर है वाटर रिजर्वर का, ओके, या वाटर कंजर्वेशन। पानी का संरक्षण ये भी संस्कृति का एक हिस्सा है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि सुदर्शन लेक जिसको बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसको इस पीरियड के एक राजा है, नाम है स्कंद गुप्त, और स्कंद गुप्त ने उसे रिपेयर किया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी गुप्तास के रिलेशन में, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन भारत का बहुत पुराना एक तरह से कहा जाएगा कि यह एक कल्चर था। ठीक है, आगे चलते हैं और बातें। यदि मैं आपसे कहूं तो एक पॉइंट और भी है, आर्किटेक्ट में भी हम लोग वो बात को लिख सकते थे, लेकिन यहां पर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे वहां पर भी दे सकते थे। इस पीरियड में केव आर्ट भी फ्लोरिश हुआ है, यानी कि गुफाएं भी बनी हैं और बेसिकली रिलीजियस है, चाहे वो ब्राह्मण रिलीजन हो या बुद्धिज्म हो, सभी से रिलेटेड केव बने हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ब्राह्मण धर्म से संबंधित केव है उदयगिरी। उदयगिरी का केव जो विष्णु टेम्पल है एक तरह से कहा जाए, जिसको चंद्रगुप्त सेकंड ने बनाया था, विक्रमादित्य ने। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इस पीरियड में केव आर्ट भी था। केव जो बनाए गए वो रिलीजियस पर्पस से बनाए गए, ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड, विष्णु और बुद्धिज्म से रिलेटेड। ब्राह्मण धर्म का एग्जाम्पल भी मैंने दिया। आगे चलते हैं और देखते हैं। इस पीरियड में 8 पॉइंट, ओके, स्तूपास भी बना है, यानी स्तूप भी बना है, और इसका मेजर एग्जाम्पल जो है वो आप कह सकते हैं कि धमेक स्तूप ऑफ सारनाथ। तो धमेक स्तूप ऑफ जो सारनाथ है, ये इसका एक मेजर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप माना जा सकता है। आगे आते हैं, अब कुछ और बातें करते हैं। 9th नंबर में पेंटिंग। पेंटिंग भी इस पीरियड में अच्छा खासा डेवलप हुआ, और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कामसूत्रा। कामसूत्रा जो बुक है, जो वात्सायन ने लिखा था, इसी पीरियड में लिखा था, और इसमें पेंटिंग का बहुत अच्छा हमें एग्जाम्पल मिलता है। और उसे देख करके ये लगता है कि इस पीरियड में जो रंगों का ज्ञान था, जो नॉलेज ऑफ कलर था, वो बहुत हाई था लोगों का। और यहां पर आपको रॉक पेंटिंग के बारे में भी जानकारी मिलेगी। बेसिकली इन द बुक ऑफ
कालिदास मेघदूत। मेघदूत एक बुक है कालिदास की। इसमें आपको रॉक पेंटिंग के बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेगी। आगे इस पीरियड में धातु कर्म यानी मेटलर्जी, मेटलर्जी का भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा खासा स्टेज में था, डेवलपमेंट बहुत हाई था। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आयरन पिलर। चंद्रगुप्त का जो आयरन पिलर था, जो महरौली का आयरन पिलर है, आप जानते हैं वो आज भी रस्ट फ्री है, उसमें जंग नहीं लगा है। तो ये बताता है उस समय धातु ज्ञान कितना ज्यादा था लोगों में, मेटलर्जी का जो ये था वो कितना हाई था उस पीरियड में। तो आप इसको भी डाल सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला है एडुकेशन। एडुकेशन भी इस क्षेत्र में, एडुकेशन का भी अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड में। एडुकेशन के डेवलपमेंट के लिए कुमार गुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया। तो एडुकेशन का वो बहुत बड़ा हब बना, खासकर बुद्धिज्म से रिलेटेड लोग यहाँ पर ज्यादा आए। इस यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जा सकता है। यानी आप ब्राह्मण धर्म के साथ साथ आप ये भी कह सकते थे कि बुद्धिज्म का भी डेवलपमेंट जो था वह कंटिन्यूअस रहा इस पीरियड में। लेकिन हाँ, उसके बाद तो और ज्यादा गिरावट आ गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा चीज को देखा, जरा फिर से देख लेते हैं एक बात और। पहला पॉइंट है कल्चर हेरिटेज में रिवाइवल ऑफ ब्राह्मण रिलीजन हुआ, रिस्टैब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज हुआ, 6 थॉट्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी आया, रामायण महाभारत जैसे एपिक बुकें आई, टेम्पल आर्किटेक्ट यहीं से शुरू होता है, नागरा स्टाइल, इसको आपने देखा। फिर वाटर कंजर्वेशन में भी इस पीरियड में बहुत अच्छा एक कल्चर था, जिसमें स्कंद गुप्ता का रोल एक मेजर रोल है। केव आर्ट भी था, उदयगिरी, तो आप देख सकते हैं। फिर स्तूपास भी बना है, धमेक स्तूपा, ओके, सारनाथ बनारस। पेंटिंग भी अच्छा फ्लोरिश हुआ है, तो आप जान सकते हैं। फिर आप मेटलर्जी के बारे में, एडुकेशन के बारे, एडुकेशन के साथ साथ आप इस पीरियड में साहित्यिक विकास, लिटरेरी डेवलपमेंट भी या लिटरेचर का डेवलपमेंट भी आप लिख सकते हैं। कुमार गुप्ता, कालिदास का नाम, दंडिन का नाम इस पीरियड में, तो आप इन सब चीजों का नाम भी लिख सकते हैं और उनका बाकायदा आप बुकों का नाम भी लिख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इस पीरियड में बहुत, है ना, ग्रेट ग्रेट लिटरेचर एंड प्लेस आए। तो आप इस ढंग से इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग चोलास, है ना, थर्ड पार्ट। यानी अब हम लोगों को चोल के बारे में बताना होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग चोलास के बारे में नहीं बताएंगे, उनके बारे में भी हम लोगों को क्या होगा, बताना होगा। पहला पॉइंट है चोलास के विषय में, वो यह है कि स्प्रेड ऑफ ब्राह्मण रिलीजन इन साउथ ईस्ट एशिया, या यदि मैं ब्राह्मण रिलीजन ना कहूं, मैं सिंपल कहूं इंडियन कल्चर, कि भारतीय संस्कृति का प्रसार साउथ ईस्ट एशिया में हुआ। क्योंकि आपको पता है राजराज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट, ये लोग बहुत इंपीरियलिस्टिक शासक थे। राजराज फर्स्ट ने मालदीव और श्रीलंका के नॉर्थ श्रीलंका को जीता, तो वहीं राजेंद्र फर्स्ट आगे चल करके पूरा श्रीलंका को जीत जाते हैं, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा आदि क्षेत्र को जीत जाते हैं। जब जीतते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर इंडियन कल्चर का धीरे धीरे प्रसार हुआ। तो एक बहुत बड़ा रोल है, यदि मैं कहूं कि पूरे भारतीय इतिहास में यदि इंडियन कल्चर का स्प्रेड हुआ है विश्व में कहीं, यदि रोल की बात आ जाए, तो चोलास सबसे हायर पॉइंट पर होंगे।
तो जरूर लिखें और इसमें एग्जाम्पल रूलर्स का भी दें, रूलर्स का एग्जाम्पल दें, राजराज एंड राजेंद्र फर्स्ट, और कौन कौन सा एरिया में वो गए आप इसको जरूर लिखें। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्राह्मण रिलीजन। इस पीरियड में ब्राह्मण रिलीजन बहुत ज्यादा डेवलप हुआ और ड्यू टू द पैट्रोनेज ऑफ द रूलर्स, क्योंकि रूलर्स ने इस पीरियड में, जो रूलर्स थे, उन्होंने बहुत पैट्रोनेज दिया, बहुत ज्यादा संरक्षण दिया। कई, एक तरह से कहा जाए, उन्होंने कई टेम्पल्स बनाए और वो खुद भी ब्राह्मण रिलीजन यानी हिंदू रिलीजन जिसको आप बोलते हैं, उसके वो क्या थे, फॉलोअर्स थे, उनको वो मानते थे। तो एक ढंग से कहा जाए डेवलपमेंट ऑफ ब्राह्मण रिलीजन। लेकिन यहां पर एक बात और भी लिखेंगे तो वो और अच्छा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्यफिकेशन, गोज टू क्लाइमैक्स। इस पीरियड में आकर यदि मैं कहूं कि आर्यफिकेशन अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गया, मतलब आर्यकरण, क्योंकि जितने भी आर्य देवता थे वो सब अब इस पीरियड में आकर के साउथ इंडिया के मेन देवी देवता बन गए और अच्छी तरह से स्थापित हो गए। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म का यदि वहां पर होल्डिंग हो रहा है, इसका मतलब है कि आर्यफिकेशन अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गया है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, वो ये है कि डेवलपमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट या डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति। भक्ति की संकल्पना का जो विकास हुआ है उसमें भी इस एरा का एक बहुत मेजर रोल है, क्योंकि इस पीरियड में साउथ इंडिया में टू ग्रुप्स ऑफ संतास एक्टिवेट हुए। एक थे अलवार संत और दूसरे थे नायनार। ये विष्णु के फॉलोअर्स थे और ये शिवा के, लॉर्ड शिवा के। ठीक है, तो विष्णु और उसके अदर फॉर्म की पूजा करने वालों को अलवार कहा गया और शिवा और उसके अन्य रूपों की पूजा करने वाले जितने भी संत थे उन्हें नयनार्स कहा गया। और माना जाता है कि अलवार और नयनार बहुत ही प्रोग्रेसिव थे, और इनका बहुत बड़ा रोल रहा भक्ति के उदय में। आप पूछेंगे भक्ति क्या होता है? देखो, भक्ति इज बेसिकली प्रोग्रेसिव मीन्स ऑफ द वर्शिप। एक प्रगतिशील माध्यम है उपासना का। और भक्ति में याद रखना इस चीज को कि मीडिएटर नहीं होता, सबसे बड़ी बात इसमें मीडिएटर नहीं होता है, और न ही इसमें यह रिचुअलिस्टिक बहुत ज्यादा होता है, कर्मकांडीय भी नहीं होता है। ये बहुत कर्मकांडीय नहीं होता है, रिचुअलिस्टिक नहीं होता है। इसमें मीडिएटर यानी पृष्ठ की आवश्यकता नहीं होती है। भक्ति का मतलब है जब व्यक्ति, जब पर्सन गॉड के साथ में डायरेक्ट रिलेशन बना ले, इसी को भक्ति कहा जाता है। उसके लिए वो कोई भी मीन्स को अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी तरीका को अडॉप्ट कर सकता है। गाना बजा करके, ऐसे अगरबत्ती दिखा करके, एग्जाम होने वाला है, ऐसा डरे हुए है ना, तो भक्ति है ही वैसी चीज। और भक्ति से पहले क्या था, हमारा धर्म जो है वो बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक था, कर्मकांडीय था, मीडिएटर का होना बहुत जरूरी था। तो अलवार और नयनार संताज ने, इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, मेजर रोल रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ भक्ति। और ये इसी पीरियड के बहुत बड़े ये है संत थे। फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ तमिल लैंग्वेज, और इसी के साथ साथ है डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज ऑल्सो।
देखो, डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज में अलवार और नैनार संतास का बहुत बड़ा रोल है। जो इस पीरियड में डेवलपमेंट ऑफ जो संस्कृत लैंग्वेज हुआ चोला पीरियड में, उसमें मेजर रोल जो है वो वहां के लिटरेचर राइटर्स और पोएट्स से ज्यादा अलवार और नैनार संतोष कर। वहीं संस्कृत लैंग्वेज के डेवलपमेंट में रूलर्स का तमिल लैंग्वेज के डेवलपमेंट में रूलर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर उस समय के पोएट्स, उनका भी योगदान रहा, जो भी लेखक थे उनका भी मेजर रोल रहा। यहां पर आप ध्यान रखेंगे वो यह है कि आपको 1 मिनट, यहां पर आपको एक यदि मैं आपसे कहूं कि यहां पर आप एक एग्जाम्पल के रूप में भी मैंने लिख करके रखा हुआ, तो आप उसको दिखा सकते हैं, दे सकते हैं, और इसमें दोनों टाइप के एग्जाम्पल आएंगे, आप ध्यान रखेंगे। मैंने यहां पर जो बातें लिखी जरा उसको देखते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल आपको देने पड़ेंगे। जैसे कंबन ने बुक लिखी थी रामा अवतारम या कंबन रामायण। तो यह ब्राह्मण धर्म में भी आएगा। जैसे आपसे पूछा जाए ब्राह्मण धर्म का बहुत डेवलपमेंट हुआ, तो उसमें बहुत बड़ा रोल क्या है? कंबन ने रामायण लिखी, महाभारत में बहुत लोकप्रिय हुआ, तमिल में रामायण लिखी, बहुत लोकप्रिय हुआ। तो तमिल लैंग्वेज के डेवलपमेंट में भी इसका रोल है, इसको वहां पर भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। और तमिल लिटरेचर के डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, वहां पर भी आप इसको एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए, 1 मिनट, सिकेलार का भी एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिया पुराणम, यहां पर उसके बारे में। और हाँ, मैं इस बुक का डिस्क्रिप्शन जो है वो है ना आपको बाकायदा दे दूंगा, तो आप वहां से बहुत हेल्प ले सकते हैं। यहां पर चूंकि एग्जाम्पल में देना है, तो आप सिकेलार का पेरिया पुराणम इसको भी दे सकते हैं। जय कोंडार को आप दे सकते हैं, इनकी बुक कलिंग तुपर्णी इनकी बुक थी। और बहुत सारे और भी हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि इस पीरियड में बहुत सारे बेसिकली आपको ग्रामर के बुक आपको मिलेंगे। इस पीरियड में बहुत सारे ग्रामर के बुक लिखे गए, तमिल ग्रामर पर बुके। जैसे कालादर ने कालादम लिखा, ये ग्रामर की बुक है। बुद्ध मित्र ने भी ग्रामर पर एक बुक लिखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वीरासोलियम एक बुक है, ये बुद्ध मित्र ने लिखा है। बाकी आप चाहें तो कुछ और भी बुकों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। और संस्कृत में भी जैसा मैंने कहा आपसे कि अलवार और नैनार संत का भी बहुत बड़ा रोल है ना। तो केशव स्वामी भी एक है राइटर, उनका बहुत मेजर रोल है संस्कृत में। तो इनका नाम अलवार नैनार के साथ आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बातें देखते हैं। अगला पॉइंट है, चूंकि हम लोगों ने ये पढ़ा, तो अगला हम लोग अब देखते हैं, जरा आते हैं अगले पर। अगला है हम लोगों का अगला पॉइंट, जब कंट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगला पॉइंट हम लोग आते हैं। और देखिए, इस पीरियड में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ था, कंट्रीब्यूशन है कल्चर और हेरिटेज में, टेम्पल आर्किटेक्चर का बहुत डेवलपमेंट हुआ। आपको पता होगा कि मैंने बोला अभी था कि नॉर्थ इंडिया में टेम्पल सबसे पहले किसने बनाए थे? गुप्तास ने। और वो कौन सा स्टाइल में बनाए थे? नागर स्टाइल। साउथ इंडिया में सबसे पहले टेम्पल बनाए पल्लवास, और पल्लवास ने जिस स्टाइल का टेम्पल बनाया उसे कहा जाता है द्रविडियन स्टाइल। और इसको शुरुआत तो पल्लवों ने किया। पहली बार जो दक्षिण भारत में टेम्पल बने वो द्रविड़ों ने बनाए, पल्लवास ने बनाए, और इनके स्टाइल को द्रविड़ स्टाइल कहा था। लेकिन द्रविड़, यदि मैं कहूं कि द्रविडियन स्टाइल goes to climax,
इन चोला पीरियड। तो इसमें कोई दौमत नहीं होगा, इसमें कोई भी प्रकार का आपको शंका नहीं होना चाहिए। टेम्पल आर्किटेक्ट कहो या द्रविड़ आर्किटेक्ट कहो, इस पीरियड में अपने पीक पर पहुंचा, ठीक है। और जरूर आप एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखें कि यहां पर भी आपको फिगर जरूर बनाना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, फिगर आप जरूर बनाएं। ये गर्भगृह है, मान लेते हैं ये गर्भगृह, ओके। फिर यहां पर ये थोड़ा सा पहले ऊपर जाएगा, फिर ये कुछ इस ढंग का बनेगा। मैं बहुत अच्छा फिगर नहीं बनाता हूं, आप चाहे तो कुछ और भी देख सकते हैं फिगर में, ओके। और यहां पर भी मंडप है, महामंडप, नित्य मंडप, बहुत सारे हैं, जैसे महामंडप है, नित्या मंडप है, ऐसे मंडप आपको मिल जाएंगे, अर्ध मंडप है ना। आगे चलकर कल्याण मंडप विजयनगर के पीरियड में ऐड हो जाता है। फिर एक बात ध्यान रखेंगे, वो ये है कि ये बाउंड्री है, जैसे कि यहां पर ध्यान रखेंगे, ये क्या है, ये बाउंड्री है। और बाउंड्री के बाद यहां पर ध्यान रखेंगे गेट बनेगा बड़ा सा, और ये गेट है। इसको गेट को कहा जाता है गौपुरम। ये तो गर्भगृह हुआ। ये जो एरिया है ये वाला, इसको कहा जाता है विमान। ये पिरामिड टावर है, ठीक है। ये बाउंड्री है। यहां पर आपको कुछ सब्सिडियरी टेम्पल भी आपको मिलेगा, कुछ सहायक मंदिर, सब्सिडियरी टेम्पल, जैसे कि यहां पर सब्सिडियरी टेम्पल मतलब एक इंपॉर्टेंट टेम्पल, उसके इर्द गिर्द कई सब्सिडियरी टेम्पल। कुछ वाटर टैंक भी मिलेंगे, वाटर रिजर्वर, और टैंक यहां पर या यहां पर। अब आप देखिए, अब मैं यदि आपसे कहा कि द्रविडियन स्टाइल गोज टू क्लाइमेक्स, मैंने कहा यानी कि टेम्पल आर्ट क्लाइमेट पर गया, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या क्या चीज इनका कंट्रीब्यूशन है टेम्पल आर्किटेक्ट में। देखो, केवल आपको एग्जाम्पल बताने से नहीं होगा कि बृहदेश्वर का टेम्पल या गंगईकोंडपुरम टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल और भी हैं। यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि एग्जामिनर को कि जो द्रविड़ आर्ट में ये जो पिरामिड टावर है, ये जो आगे चलकर बढ़ता चला गया, ये चोला पीरियड में ऐड हुआ, ये आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, ये जो विमान है, ये विमान सेकंड पॉइंट, यह भी चोला पीरियड में ऐड हुआ। तीसरा पॉइंट, ये जो वाटर रिजर्वर है, यह भी चोला पीरियड में ऐड हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। ये थर्ड पॉइंट चोला पीरियड, ये सेकंड विमान, ये फर्स्ट टावर, ठीक है, याद रखें। ये गोपुरम, ये जो गोपुरम है, ये चौथा पॉइंट, यह भी यानी गेटवे को जो गोपुरम बोला था, ये भी चोला पीरियड में ऐड हुआ। ये फिफ्थ बाउंड्री, ये बाउंड्री भी चोला पीरियड में ही ऐड हुई। तो इस ढंग से आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये स्तूपिका है, ये इस पीरियड में ऐड नहीं हुआ, ये विजयनगर यानी इसके बाद के पीरियड में ऐड होगा। ये पीटी का क्वेश्चन भी था। तो आप इस ढंग से आगे बता सकते हैं फिगर बना करके, और बाकायदा आप बताएंगे कि कौन सा चीज ऐड हुआ, और साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल भी आप देंगे कि कौन कौन से टेम्पल बने। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो आप यहाँ पर से टेम्पल्स वगैरह के कुछ एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। जैसे कि राजराजेश्वर टेम्पल, जिसको बृहदेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है ना, ये बेसिकली राजेंद्र चोला ने बनाया था, और ये आज के तारीख में क्या है, यूनेस्को में भी लिस्टेड है। तो आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे गंगईकोंडचोलपुरम टेम्पल, ये राजेंद्र फर्स्ट ने बनाया था, ठीक है। इसके क्या क्या फीचर्स हैं ये आपको नहीं लिखना, ये पीटी के लिए अच्छा है, आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन आप कुछ केवल एग्जाम्पल लिख करके आप आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा और भी आते हैं अगला फीचर्स पर, जो भी अगला आप टेम्पल तक हम लोग पहुंच चुके थे, कुछ इसी में से देख लेते हैं और कौन कौन सी बातें हम लोग को ऐड करनी होगी। तो ऐड में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक और भी है, वो यह है कि इस पीरियड में स्कल्पचरल आर्ट में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ।
तो याद रखेंगे स्कैप्चर्स आर्ट में भी इस पीरियड में काफी डेवलपमेंट हुआ, इसको भी ध्यान में रखेंगे। स्कैप्चर्स जो बनाए जाते थे, यानी कि जो मूर्तियां बनाई जाती थी, मूर्ति कला जो होती थी, वो बेसिकली यदि कहा जाए आपसे तो ये 1 मिनट थोड़ा और नीचे आ जाते हैं तो आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। देखिए, हाँ, स्कैप्चर्स जो बनाए गए थे टेम्पल्स के वॉल पर भी बनाए गए थे। स्कैप्चर्स जो बनाए गए वो टेम्पल के वॉल पर ही बनाए गए हैं इस पीरियड में बहुत ज्यादा। और एक बात यह भी ध्यान रखेंगे कि इस पीरियड के टेम्पल्स जो थे वो वैक्स टेक्नोलॉजी पर बनाए गए थे। सॉरी, इस पीरियड के जो टेम्पल्स नहीं, बेसिकली जो मूर्तियां थी वह क्या है, वैक्स टेक्नोलॉजी की बनाई गई थी। और खासकर जो ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज है, जो इस पीरियड का सबसे फेमस है, डांसिंग शिवा या तांडव नृत्य करते हुए शिवा। तो स्कल्पचर्स आर्ट में आपने क्या क्या देखा? पहला पॉइंट तो ये कि बहुत सारे स्कल्पचर्स जो थे वो टेम्पल पर बने, अच्छा वुडन स्कल्पचर्स पर बने हैं, वुड पर भी बने हैं स्कल्पचर्स, यानी लकड़ियों पर ही बने हैं, वॉल पर भी बने हैं, है ना, और क्या कहता है टेम्पल वॉल पर भी बने हैं, ठीक है। और एक बात यह भी ध्यान रखेंगे कि जो इस सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पीरियड के लिए सबसे यूनिक बात थी वो यह थी कि जो वैक्स टेक्निक से बनता था ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा, डांसिंग लॉर्ड शिवा, नटराज की मूर्ति जो अभी G20 के आगे में भी लगा हुआ था, वो इस पीरियड का माइलस्टोन है, ठीक है। तो स्कल्पचर्स आर्ट में कुछ बातों को, खासकर नटराज की मूर्तियों को आप जरूर बताएंगे। ये अलग से भी आ सकता है, फीचर ऑफ नटराज टेम्पल, सॉरी नटराज स्कल्पचर्स। पेंटिंग में देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, पेंटिंग में तो इस पीरियड के पेंटिंग वॉल्स पर भी बने हैं, मुनराज पर बने हैं, वुडन प्लेन्स पर बने, दीवालों पर बने हैं, भित्ति चित्रकारी है और लकड़ियों पर भी बने हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। आपका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वह है गंगईकोंड चोलपुरम का टेम्पल में जो बहुत सारे पेंटिंग मिले हैं, वो बहुत बताते हैं कि उस समय के पेंटिंग कितना डेवलप था और नॉलेज ऑफ कलर वाज वेरी हाई। तो इस पॉइंट को भी आप बस एक एग्जांपल दे दीजिएगा आप पेंटिंग में, क्योंकि हम लोग टेम्पल पढ़ चुके हैं, टेम्पल के बाद हम लोगों ने स्कल्पचर्स पढ़ लिया, स्कल्पचर्स के बाद अब हम लोग पेंटिंग पढ़ रहे हैं। तो पेंटिंग में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ और ये कंट्रीब्यूशन है। आप चाहें तो इसमें से और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। एक और भी है जैसे कि म्यूजिक एंड डांस। तो यदि म्यूजिक और डांस में आए तो आप कैसे भूल सकते हैं भरतनाट्यम को। इस पीरियड में भरतनाट्यम का ओरिजिन तो बहुत पुराना है, माना जाता है वैदिक पीरियड का ओरिजिन था भरतनाट्यम, लेकिन हाँ इस पीरियड में भरतनाट्यम बहुत आगे बढ़ा, फ्लोरिश हुआ, खासकर देवदासी ट्रेडिशन से। मंदिरों में जो लड़कियां मंदिरों में रहती थी, डांस वगैरह करती थी, नृत्य वगैरह करती थी, है ना, तो उन्हें देवदासी कहा जाता था। उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है भरतनाट्यम के डेवलपमेंट में। संगीत के डेवलपमेंट में राजराज फर्स्ट का भी बहुत बड़ा रोल है, उसको भी म्यूजिक के कंट्रीब्यूशन में उसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, लगभग आप लोगों ने सारे एस्पेक्ट को देखा। अब हम लोग अगले क्लास में और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ध्यान रखें, सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है वो जरूर लिखें। हाँ अच्छा, एक बात और भी आप इसमें लिख सकते थे आप चाहे तो, जैसे कि मैंने बहुत सारा पॉइंट आप लोग को बताया, तो आप बोल सकते थे कि कल्चर में यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि यहाँ के कल्चर का भी एक बहुत बड़ा रोल है, वाटर कंजर्वेशन का, है ना। तो वाटर कंजर्वेशन जो है इंडियन कल्चर का भाग है। जैसे कि जो टेम्पल के साथ में जो वाटर टैंक लगा हुआ था, वो क्या बताता है कि जो पानी का संरक्षण है वो भी हमारी संस्कृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, हिस्सा है। आगे एक पॉइंट और भी आप डाल सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी जरा समझा जाए। वो यह है कि द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी भी इस पीरियड में ओरिजिन हुआ। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है परांतक फर्स्ट का
परांतक फर्स्ट का उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। उत्तर मेरूर जो अभिलेख है परांतक प्रथम का, वहां से ये बात पता चलता है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत पुरानी थी और यहां पर लोकतंत्र की जो जड़ें थी, यहां पर जो परांतक फर्स्ट का, सॉरी एक मिनट, परांतक फर्स्ट, ओके, यहां पर जो परांतक फर्स्ट ने कहा अपने उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में जो बात कही, वहां वो ये बताता है कि भारत में जो लोकल बॉडीज थी, ओके, लोकल बॉडीज का गवर्नेंस जो था वह इलेक्टेड पीपल चलाते थे। यानी जब पूरा यूरोप ताना अभी सही से वहां पर कहा जाए तो राजतंत्र भी सही काम नहीं कर रहा था, उस समय चोला पीरियड में हमारे यहां पर कम से कम लोकल बॉडीज में कहा जाए तो डेमोक्रेसी आ चुकी थी। और उत्तर मेरूर जो परांतक प्रथम का इंस्क्रिप्शन है वह इस बात को साबित करता है। यानी इंडिया इज नॉट ओनली द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी ने कई बार इस बातों को कहा। अच्छा देखिए, लोकल बॉडीज में यहां पर ध्यान रखेंगे जो बात परांतक प्रथम में लिखा हुआ, जो विलेज होते थे, एक हो गया नॉन ब्राह्मण विलेज और एक हो गया ब्राह्मण विलेज, ठीक है। तो ब्राह्मण विलेज और नॉन ब्राह्मण विलेज, तो जो नॉन ब्राह्मण विलेज था उसको चलाने वाली असेंबली को उर कहा जाता था। उर, जो सभा होती थी उसको उर कहा जाता था। ब्राह्मण विलेज की जो असेंबली होती थी उसे महासभा या सभा कहा जाता था। और इन दोनों, ये दोनों एकदम फ्री थे, चाहे वह नॉन ब्राह्मण की जो असेंबली है गांव की उर या ब्राह्मण विलेज की असेंबली महासभा, इनको बहुत पावर्स थे और इनकी यही चलाते थे गांव का एडमिनिस्ट्रेशन। और यहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जीरो था और इसमें जितने मेंबर थे ना सर, वो सब इलेक्टेड थे। और उसकी जो क्राइटेरिया थी, जो योग्यता थी, वो परांतक फर्स्ट के उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में साफ लिखा हुआ है कि क्या क्या क्राइटेरिया होगा जिस पर्सन का इलेक्शन होगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि भारतीय कल्चर में जो लोकतंत्र है उसकी जड़ें, जो सॉफ्ट पावर है इंडिया का सबसे बड़ा, उसकी जड़ों की शुरुआत चोल काल में हुई। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको चाहे तो आप थोड़ा ऊपर भी ले जा करके लिख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।